जी, तो एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग क्या चीज़ है? देखिए जी, जब आप चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होगी उसको मोलर एंट्रोपी ऑफ जो हम मेल्टिंग कहते हैं, डेल्टा एच एम या फ्यूजन भी कहते हैं। और अगर आप एक चीज को सब्लाइम कर रहे हैं तो उसको आप लोग फिर लेटेंट हीट या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए आप ये टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा एस वी, डेल्टा एस एम का मतलब है एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग, डेल्टा एस वी है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी हुई है। एवोल्यूशन ऑफ हीट टेक, एवोल्यूशन ऑफ यानी आपके पास हीट निकलेगी जब गैस से लिक्विड में जाएंगे। अब गैस की एनर्जी ज्यादा है और लिक्विड की एनर्जी कम है, तो आप डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी यहाँ पे आपकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ डेल्टा एस पी क्या है, नेगेटिव है। अब गैस से लिक्विड में जाना, गैस की डिसऑर्डरनेस ज्यादा है, लिक्विड की डिसऑर्डरनेस कम है। तो अब आप लोग गैस से लिक्विड में जा रहे हैं। अब कई लोगों का ना एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर गैस लिक्विड में जा रही है और वो खुद ब खुद वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है? और भाई आपके पास रूम टेम्परेचर पे जो चीज गैस है, क्या वो अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट होती है? हम अमोनिया की बात कर लेते हैं, अमोनिया 25 डिग्री पे गैस है, लिक्विड बनती है -33.4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये खुद ब खुद लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती अनलेस कि आप इसको कोई एक्सटर्नल सोर्स ना दें। तो हम स्पॉन्टेनिटी कई बार जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पर वो स्पॉन्टेनियस होगी और किस टेम्परेचर पर वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। मैं आप कहते हैं मेरा रूम टेम्परेचर है जी -33.4 डिग्री सेल्सियस, तो पहले टेम्परेचर इतना कम कर दिया आपने, तो ये तो अमोनिया के लिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया लिक्विड में कन्वर्ट होना। जैसे आपके वाटर मॉइस्चर के लिए, वेपर्स के लिए लिक्विड में कन्वर्ट होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ हुआ है। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस उसकी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। हाँ, यहाँ पर डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम डिक्रीज कर रही है और एंथैल्पी भी डिक्रीज कर रही है आपके पास। ये बात आप लोगों ने यहाँ जहन में रखनी है। एले जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस। ये मैंने पहले भी करवाया था आपको, इक्वेशन आपने की हुई है, तो इस इक्वेशन की मदद से आप लोग फाइंड करते हैं। अगर T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा और V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा हो तो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, और इसी का रिवर्स कर लेंगे तो एंट्रोपी नेगेटिव होगी। एंड नेगेटिव और पॉजिटिव एंट्रोपी से आप लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का अंदाजा कर सकते हैं। एंट्रोपी सिस्टम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखी हुई है, याद करने वाली चीज है। कंडीशन लिख दी कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है डेल्टा एस, वो वॉल्यूम और प्रेशर के एस्पेक्ट से यहाँ लिखी हुई है, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब T1 ओवर T2 यानी ये जो फैक्टर है कांस्टेंट 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है, टोटल Cp की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी R के एस्पेक्ट से। जी जिशान साहब, जी आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। सर ये मैंने उस वक्त क्वेश्चन किया था, अब लेक्चर कंप्लीट कर लें फिर क्वेश्चन करूंगा सर। चले ठीक है जी, वो ठीक असल में टाइम थोड़ा सा है ना, तो इसलिए आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? वॉइस टेक्स्ट कर देना। ठीक है सर, जरूर। ओके जी। सॉरी मलिक हसन, आप भी अगर वॉइस टेक्स्ट कर देंगे तो इट विल बी, आई विल बी थैंकफुल टू यू, ताकि फिर ना मैं आपको वहां आंसर कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू। ओके, मजीद भी अगर किसी का क्वेश्चन इसके दौरान भी आता है तो आप पूछ सकते हैं। मैं पुराने वाले की बात कर रहा हूँ, उस पर फिर टाइम जरा थोड़ा वेस्ट हो जाएगा ना, बाकी भी बहन भाइयों के लिए फिर इशू होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V2 और V1, P1 ओवर P2 आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं इन वैल्यूज को। इसके बाद हमारे पास आइसोथर्मिक के बाद आइसोकोरिक, जहां प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जब यहां पर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर लेंगे तो अब आपके पास जो इक्वेशन है उसकी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा मजीद चेंज हो जाएगा, वो आपके सामने है। इक्वेशन की वैल्यू थोड़ी सी तब्दील हो जाएगी। और जब आपके पास कांस्टेंट प्रेशर होता है तो आपके पास हीट कैपेसिटी शामिल हो जाती है एंट्रोपी के अंदर। और जब आपके पास यानी आइसोथर्मल में हीट कैपेसिटी शामिल नहीं होती एंट्रोपी में,
और आइसोबैरिक में हीट कैपेसिटी शामिल हो जाती है, आपने ये याद रखना है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम है, तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और आइसोकोरिक में जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीवी यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब चले जाते हैं फ्री एनर्जी के ऊपर। देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर चेंज आए, हाउ सिस्टम चेंज एंड हाउ मच दे कैन वर्क दे कैन प्रोड्यूस। मैं इसकी मिसाल बिल्कुल सादी सी मिसाल ले लेता हूं, वही बात जो बार बार रिपीट की, भाई 1 लीटर पेट्रोल जो है वो कितना काम कर सकता है, कितने किलोमीटर बाइक चल सकती है, ये है 1 लीटर पेट्रोल की फ्री एनर्जी जो अवेलेबल है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। ये हमें वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसको हेल्महोल्ट्ज ने लिखा था A इज इक्वल टू E माइनस टी एस। और अगर आपके पास इसमें जो लास्ट में आने वाले वर्क डन की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, यानी नेगेटिव डेल्टा है, तो जब आपके पास वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव डेल्टा आएगा तो ये आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है। और जब ये आपके पास आ जाएगा प्लस में तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास एंडोथर्मिक। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी में एक डिफरेंस है। मैं कहता हूं कि एक आदमी ने 1,000 रुपए की शर्ट बेची, तवज्जो से जरा सुनिएगा, ये उसने शर्ट जो बेची, हम कहें क्या वो 1,000 रुपया इस्तेमाल कर सकता है अपने यूज के लिए? नो, एक्चुअली उसमें से शर्ट थी लेट सपोज 500 की, और वो बंदा क्योंकि बड़ी शॉप में था उसने 500 रुपया अपना प्रॉफिट रख लिया। टोटल एनर्जी तो उसके पास 1,000 है, लेकिन अवेलेबल एनर्जी जो वो यूज कर सकता है वो 500 है। इसकी तो वो दोबारा शर्ट परचेज करेगा ताकि अपने सर्कल को कायम रखे। अगर वो नहीं यूज करता तो डेफिनेटली ये खत्म हो जाएगा। सेम यही चीज है गिब्स फ्री एनर्जी में। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि एच भी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर भी और एंट्रोपी भी। जब तीन चीजें स्टेट फंक्शन है तो इनका प्रोडक्ट या इनका जो भी प्लस माइनस है वो एक स्टेट फंक्शन होगा। स्टेट फंक्शन में आप जानते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन में। अब जो एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी है ये हमें बताती है ये वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, यानी आप एक चीज है, एक चीज से कितना काम ले सकते हैं और एक चीज से कितना काम लिया गया। अगर आप लोग कार चलाते हैं ना फॉर इंस्टेंस, तो गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि जो पैडल को ज्यादा प्रेस करता है वो माइलेज कम आती है, और जो पैडल को हल्का प्रेस करता है उसकी माइलेज ज्यादा आती है। आपके पास मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो है, जो आर है, उसको आप गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, जिसको आप प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कहते हैं, जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है। आपका पिस्टन मूव कर रहा है गाड़ी में या आपकी बाइक में, तो वो गिब्स फ्री एनर्जी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। पेट्रोल में तो बहुत एनर्जी है, लेकिन उस पेट्रोल की कितनी एनर्जी से पिस्टन मूव कर रहा है ये आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है। जी मलिक हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हम फ्री एनर्जी की डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं प्लीज सर, इसके बारे में थोड़ा देखिए फ्री एनर्जी मैंने अभी आपको बताया, एनर्जी जो अवेलेबल है, हाउ मच वर्क दे कैन प्रोड्यूस, द मैक्सिमम वर्क दैट द एनर्जी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी। यानी कितनी एनर्जी है इसके अंदर जो वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक हो गया सर। और प्रैक्टिकल गिब्स टर्म में है। यूज गिब्स ये है कि कितनी यूजफुल हम उसके अंदर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 1 लीटर पेट्रोल में हम क्या सारे का सारा 1 लीटर पेट्रोल किलोमीटर में यूज कर देते हैं? नहीं। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बाइक को, सुबह स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो आपकी बाइक पहले कुछ टाइम लेती है गर्म होने के लिए। आप डायरेक्ट रेस देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। सर्दियों के अंदर आप बिल्कुल नहीं बाइक को रन कर सकते क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत कम हुई होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो आपके पास यहां देखे ना, वो ये कह रहा है कि आपके पास मैक्सिमम वर्क डन में से कुछ वर्क डन आपने माइनस करना होता है, तो ये गिब्स फ्री एनर्जी होती है। यानी मैं किसी चीज से कितना मैक्सिमम काम ले सकता हूं। मेरे पास टोटल जी 1,000 रुपया, मैं 1,000 रुपया यूज कर सकता हूं, लेकिन मैंने 500 रुपए की तो दोबारा शर्ट खरीदनी है बेचने के लिए, तो मेरा यूजफुल वर्क कितना है? 500। तो अगर मैं कहूं जी 1 लीटर पेट्रोल पूरे का पूरा इस्तेमाल हो और वो 70 किलोमीटर निकाले बाइक, तो 1 किलोमीटर पूरा 1 लीटर इस्तेमाल नहीं होता, उसमें से लेट सपोज 0.8 लीटर इस्तेमाल होता है, और मेरे जो किलोमीटर आते हैं वो आते हैं 64।
मैं रेस को बहुत ज्यादा यूज करूंगा, मेरे किलोमीटर आएंगे 60 या 50, और मैं बहुत तरीके से इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है मैं 67 किलोमीटर पे चला जाऊं। तो ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क होता है किसी भी सिस्टम में से जो हम हासिल करते हैं। तो फ्री एनर्जी इज एक्चुअली द टोटल एनर्जी जो उसके अंदर अवेलेबल है। कितनी भाई फ्री एनर्जी है? मुझे कहें आपके पास कितने पैसे हैं, भाई मेरे पास 1000 रुपया जेब में, गुड। अच्छा जी 1000 रुपया दे सकते हैं? नहीं भी, मैंने घर के लिए इतने का सौदा लेके जाना है, इतने पैसे अवेलेबल हैं, 200 रुपया जो मैं आपको उधार दे सकता हूँ, बाकी पैसे मैं आपको नहीं दे सकता, वो यूजफुल वर्क में आपके इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो ये होती है, ये बात आपको क्लियर होगी? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी, ये देखें ये मैक्सिमम यूजफुल वर्क है जो किसी प्रोसेस में से हम ले सकते हैं। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी जब कम होती है ना तो उतना ज्यादा वर्क आपको मिलता है। यानी गिब्स फ्री एनर्जी किसी सिस्टम में से कम होती जाएगी ना, आप उतना ज्यादा वर्क करते जाएंगे। तो याद रखें डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये हम आगे जाके करेंगे भी। लीजिए इसके बाद है जी कंपैरिजन ऑफ गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी माइनस डेल्टा है मैक्सिमम वर्क डन ऑफ द सिस्टम, मैक्सिमम यूजफुल वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम। मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम जो हमें लिया जा सकता है, सिंपल लफ्जों में कह लें कि डेल्टा एक थ्योरेटिकल टर्म है जिसे हम कह सकते हैं इस चीज का इतना बेनिफिट है, और एक्चुअल में उस चीज ने कितना बेनिफिट किया है ये उसका प्रैक्टिकल वर्क डन है। तो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इसके अंदर आता है। मैं मीटिंग का दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, तो अब दोबारा ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।